हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैंने रखे हैं शरीर संरचना से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इसमें करीब 70-72 क्वेश्चन हैं इसमें, और शरीर संरचना से सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्या, शरीर संरचना की प्राथमिक जीवित इकाई होती है। क्या है? शरीर संरचना की प्राथमिक जीवित इकाई। प्राथमिक जीवित इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है, ऊतक होता है, कि कार्टिलेज होता है, कि मांसपेशी होती है। तो शरीर संरचना की जो प्राथमिक जीवित इकाई है वो आपकी होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? जीव द्रव का, ऊतक का, त्वचा की, या मांसपेशी की? तो समान कोशिकाएं मिलकर शरीर में किस तत्व का निर्माण करती हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो करती हैं ऊतक का निर्माण। क्या का निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं वो। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊतक मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? मुक्तक 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, या 6 प्रकार के? तो तीसरे का होगा सी। ऊतक जो होते हैं वो होते हैं आपके 5 प्रकार के ऊतक हमारे पाए जाते हैं। अब देखिए अस्थियों की बात आ रही है। अस्थियों का निर्माण होता है। अस्थियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? कार्टिलेजों से होता है, खनिज लवणों से होता है, या कार्बनिक पदार्थों से होता है। इनमें से सभी के योग से होता है। तो अस्थियों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कार्टिलेजों से, खनिज लवणों से, या कार्बनिक पदार्थों से? तो इसमें होता है आपका किससे? कार्टिलेजों से भी अस्थियों का निर्माण होगा, खनिज लवणों से भी अस्थियों का निर्माण होगा, और कार्बनिक पदार्थों से भी अस्थियों का निर्माण होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है डी। इसमें से सभी के योग से जो है अस्थियों का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों में मुक्ता उपस्थित रहता है। अस्थियों में मुक्ता क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम और सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और यूरिक फास्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो पाँचवें का कौन सा होगा? पाँचवें का आपका होगा कैल्शियम। कौन सा होगा? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमारी हड्डियों जिससे मिलकर बनती है उससे किससे बनकर बनती हैं? ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के हमारी अस्थियां जो हैं, अस्थियों का निर्माण होता है। ठीक, अगले देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? 204, 206, 208, या 210? तो हमारे शरीर में जो अस्थियां होती हैं वो उनका संख्या है 206। यानी ये मानव शरीर में, ये वयस्क की बात हो रही है। लेकिन अगर बच्चों की बात आ जाएगी तो करीब 270 अस्थियां होती हैं। कितनी? 270 अस्थियां भी होती हैं, यानी 206 से ऊपर ही होंगी। ठीक है, बच्चों में जब भी संख्या पूछी जाएगी 206 से ऊपर होंगी। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 22 होती हैं, 20 होती हैं, 14 होती हैं, या 8 होती हैं? तो हमारी खोपड़ी, पूरे खोपड़ी की बात हो रही है। ठीक है, हमारी जो खोपड़ी पूरी बनी हुई होती है उस पूरे खोपड़ी की बात हो रही है। इसमें कितनी अस्थियां होती हैं आपकी? ठीक है, तो पूरी खोपड़ी में जो अस्थियां बनी हुई होती हैं वो होती हैं आपकी 22। कितनी होती हैं? 7वें का होगा ए, यानी 22 अस्थियां होती हैं खोपड़ी में। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता कि चेहरे पर कितनी अस्थियां होती हैं, तो चेहरे में होती हैं आपकी 14। और अगर पूछी जाए कि जो अचल संधि बनती है कितनी अस्थियों से मिलकर बनती है, तो वो 8 अस्थियां होती हैं। ठीक है, कपाल संधियाँ जिसे कहते हैं, वो होती हैं आपकी कितनी? 8। अगला देखिए। अगला है, हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां हैं? हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां हैं? मस्तिष्क में पूछी जा रही हैं। 14 हैं, 16 हैं, 11 हैं, या 8 हैं? तो 8वें का जो क्वेश्चन होगा वो कैमा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी सही होगा? बताइए। तो 8वें का होगा डी, यानी हमारी कपालास्थि जो मस्तिष्क में होती हैं, जिन्हें कपालास्थि भी कहते हैं, ये क्या है आपकी 8 होती हैं। कितनी होती हैं?
8 अस्थियाँ होती हैं। ये मस्तिष्क में जो पाई जाती हैं वो मस्तिष्क को जो चारों तरफ से घेरे हुए होती है वो 8 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, 8 अस्थियाँ कैसे बनती हैं? जैसे मान लीजिए ये ऐसे 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 इस तरह से अस्थियाँ बनती हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, जो हमारे जो है ब्रेन को ढाके हुए रहती हैं। अगला देखिए, अगला है आपका अगला क्वेश्चन है मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएँ कितनी होती हैं? 26 होती हैं या 28 होती हैं, 33 होती हैं या 36 होती हैं? तो नमे का जो होगा कौन सा होगा? नमे का क्वेश्चन कौन सा होगा इसमें बताइए। तो नमे का कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो मानव शरीर में अगर कशेरुकाएँ पूछी जाएँ तो कशेरुकाएँ होती हैं आपकी 33। लेकिन अगर वहीं हड्डियों की अगर संख्या पूछ ली जाती तो हड्डियों की संख्या आ जाती 26। कितनी आती? 26 हड्डियाँ। ठीक है, अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है शरीर के उदार भाग बाहु अस्थि में कितनी अस्थियाँ होती हैं? अब क्या है, हमारे बाहु भाग में मतलब भुजाओं की बात हो रही है। हमारे बाहु यानी दोनों भुजाओं की बात हो रही है, कितनी अस्थियाँ होती हैं हमारे शरीर में? दोनों भुजाओं में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 62 अस्थियाँ होती हैं, 64 अस्थियाँ होती हैं, 66 अस्थियाँ होती हैं कि 72 अस्थियाँ होती हैं? तो हमारे जो भुजाएं होती हैं उसमें अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है 62। कितनी होती है? वो 64 संख्या होती है हमारी क्या उदार भाग या बाहु में, यानी दोनों हाथों की बात हो रही। दोनों हाथों में अगर हमारा कंकाल तंत्र ऐसे बना हुआ हो इस तरह से, तो हमारे जो दोनों हाथ आएंगे, दोनों हाथों में जो आपकी अस्थियाँ होंगी वो आती हैं 64। अब देखिए, शरीर के आधा भाग यानी जांग आदि में कितनी? आधा भाग, शरीर के आधा भाग यानी जांग आदि में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो जांग में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 64 होती हैं, 62 होती हैं, 66 होती हैं या 74 होती हैं? बताइए कितनी होती हैं? तो ये सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा? तो हमारी क्या है, जांग आदि में यानी दोनों की बात हो रही है, दोनों जांघों में, दोनों में मिलाकर दोनों पैरों में जो संख्या होगी अस्थियों की वो होती है 62। कितनी होती है? 62 संख्या होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका हमारे शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ हैं भाई? देखिए कितनी है, 12 जोड़ी, 10 जोड़ी, 14 जोड़ी या 8 जोड़ी? हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? 10, 8, 12 या 14? तो हमारे शरीर में जो अस्थियों पसलियों की संख्या जोड़ी में अगर होगी तो कितनी होगी? 12 जोड़ी होती हैं। अगर संख्या पूछी जाएगी तो 24 होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका अस्थि संधि में कौन तरल पदार्थ होता है? अस्थि संधि में तरल पदार्थ कौन सा पाया जाता है? यह साइनोवियल फ्लूइड्स होता है, साइनोवियल थर्मल होता है, या साइनाइल फ्लूइड्स होता है, या फाइनाइल थर्मल होता है? तो हमारे अस्थि संधि में मतलब दोनों ज्वाइंटों के बीच की बात हो रही है। मान लीजिए ये एक अस्थि है आपकी, ये अस्थि हो गई, ऊपर से आपकी इस तरह की एक अस्थि हो गई। ठीक है, ये अस्थि हो गई मान लो। तो इसके दोनों में क्या है, जो हड्डी मतलब दोनों आपस में रगड़े ना, दोनों आपस में रगड़े ना, घिसे ना हड्डी, इसलिए किसके लिए एक फ्लूइड होता है इन दोनों हड्डियों जोड़ों के मध्य में। उस जोड़ की बात हो रही है कि कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, कौन सा होगा बताइए? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? तो 13 का आपका कौन सा होगा? ए, यानी साइनोवियल फ्लूइड्स। साइनोवियल फ्लूइड्स इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड्स। ठीक है, अस्थि संधि में यह तरल पदार्थ घर्षण क्या करता है? इन दोनों को घिसने से बचाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है? कलाई की संधि, कपाल की संधि, गेंद और गदा संधि या कोहनी की संधि? ठीक है, तो कौन सी इसमें चल संधि नहीं है? चल संधि पूछी जा रही है, चल संधि नहीं है, इसका ध्यान रखना, चल संधि नहीं है। ठीक है, तो चलती कौन सी नहीं है? ये देखिए, कलाई की संधि नहीं चलती है क्या? तो कलाई वाली संधि चलती है। कपाल की संधि नहीं चलती। गेंद गदा संधि ये भी चलती है, कोहनी की संधि ये भी चलती है। ठीक है, तो कपाला संधि जो है वो नहीं चलती है। इसको ही हम क्या है, अचल संधि कहते हैं। किसको कहेंगे? संधि जो ना चले। निम्नलिखित में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है? चल का मतलब अचल संधि, तो ये जो होगी
इसे कहते हैं हम लोग अचल संधि। क्या कहेंगे? अचल संधि कहते हैं इसे। ठीक है, अचल संधि है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गेंद और गदा संधि शरीर के किस अंग में होती है? गेंद और गदा संधि शरीर के किस अंग में होती है? घुटने में होती है, कंधे और कूल्हे में होती है, जांघ में होती है, या रीढ़ की हड्डी में होती है? तो गेंद और गदा संधि कहाँ पर पाई जाती है? घुटने में, या कंधे की संधि में पाई जाती है, या जांघ में पाई जाती है, या रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है? तो क्या है, ये पाई जाती है आपके कंधे में और कूल्हे में। कंधे और कूल्हे में गेंद और गदा संधि पाई जाती है, जिसे हम बॉल और सॉकेट संधि भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 16वां। निम्नलिखित में से कौन सी चूड़दार चल संधि है? निम्नलिखित में से कौन सी चूड़दार और चल संधि है? बताइए। पक्षेश संधि है, पक्षेण संधि है, या कंधे की संधि है, कलाई की संधि है, या घुटने की संधि है? निम्नलिखित में से कौन सी चूड़दार चल संधि है? चूड़दार चल संधि यानी चूड़दार भी है और चलने वाली संधि है। ठीक है, कौन सी होगी? कंधे की होगी क्या, या कलाई की होगी, या घुटने की होगी? 16 का बताइए कौन सा होगा? तो ये होगा आपका घुटने की संधि। कौन सी होगी? घुटने की। चूड़दार मतलब जैसे कि एक साइड पे ये मुड़ेगी, दूसरी साइड पे ये नहीं मुड़ेगी। ठीक है, चूड़दार मतलब किवाड़ वाली, जैसे जैसे किवाड़ होती है उसी की बात हो रही है। जैसे किवाड़ हम एक साइड पे खोल सकते हैं, दूसरी साइड वो बंद हो जाती है, नहीं खुलेगी, इस तरह से होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पहली और दूसरी रीढ़ कशेरुकाएँ एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? यानी पहली और दूसरी रीढ़ कशेरुका एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अचल संधि कहेंगे, या फिसलने वाली संधि कहेंगे, या कीलदार संधि कहेंगे? क्या कहेंगे? तो 17 का क्या होगा आपका? ये है आपकी कीलदार संधि। कौन सी कहेंगे इसको? कीलदार संधि कहते हैं। जो कौन सी पाई जाती है? रीढ़ की कशेरुका एटलस और एक्सिस के बीच में जो जोड़ होता है उसे क्या कहते हैं? कीलदार संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है? मानव शरीर के कुल भार से मांसपेशियों का भार कितना होता है? मानव शरीर का जो भार होता है उसमें मांसपेशियों का भार कितना बना हुआ होता है, ये पूछा गया है। या मांसपेशियों का परसेंटेज कितना है? मानव शरीर जो बना है वो कितनी मांसपेशियों से, कितने परसेंट मांसपेशियों से बना है? 30%, 40%, 45% या 65%? तो 18 का जो होगा वो होगा आपका कितना होगा? 18 का 80 यानी 45% जो है मांसपेशियों का भाग है मानव शरीर में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं, ये पूछा गया है। 516 या 500 या 603 या 206? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होगी? तो मानव शरीर में जो होती है, इसमें मानव शरीर में कितनी 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं, या 639 कह सकते हैं। कितनी होती हैं? 639। ठीक है, अगर कुल आ जाए लिखी हुई 639 तो 639 क्लियर है, 639 मांसपेशियाँ होती हैं। अगर वैसे 600 आ जाए लिख के तो 600 से अधिक होती हैं। ठीक है, मांसपेशियों की जो मतलब हमारे शरीर में जो संख्या है वो 639 फिक्स है, और वैसे अगर आ जाए तो 600 से अधिक कहीं कॉलम मिले तो 600 से अधिक ही लगाना। ठीक, अगले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियाँ ऐच्छिक हैं? निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियाँ ऐच्छिक हैं? फेफड़े की, हृदय की, आंत की, या हृदय की? ऐच्छिक मांसपेशियों की बात हो रही है। कौन सी ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं? यानी जो हमारे इच्छा के अनुसार काम कर सकें। कैसी होंगी? जो हमारे इच्छा के अनुसार काम कर सकें उन्हें हम ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। अब कौन सी हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगी? क्या फेफड़े हमारे इच्छा अनुसार काम करेंगे, या हृदय हमारे इच्छा अनुसार काम करेगा, या आंत हमारे इच्छा अनुसार काम करेगी, या हाथ? तो हाथ जो है हमारे इच्छा अनुसार काम करेगा, इसको ही हम ऐच्छिक पेशी कहेंगे। और ये जो तीनों पेशियाँ दिख रही हैं ये ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ। कौन सी? अनैच्छिक, यानी इनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ये अपने आप चलेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21वां, निम्नलिखित में से अनैच्छिक मांसपेशियाँ कौन सी हैं? अनैच्छिक मांसपेशियाँ,
अनैच्छिक मतलब जिनको हम अपने इच्छा अनुसार नहीं चला फिरा सकते, ठीक है। अनैच्छिक मतलब जिनको अपने इच्छा अनुसार हम नहीं चला सकते, उनकी बात चल रही है। हाथ है, पैर है, जीभ है या हृदय है। तो इसमें अनैच्छिक पेशी की अगर बात हुई तो अभी मैंने बताया है अनैच्छिक पेशी कौन सी है, हृदय। हृदय अनैच्छिक पेशी है, इसको हम अपने अनुसार नहीं चला सकते, ये स्वतः ही चलती है। ये क्या है, स्वेच्छा ऐच्छिक स्वैच्छिक पेशी है। कौन सी है, स्वैच्छिक पेशी है, अपने अनुसार चलती है, ठीक। अनैच्छिक पेशी की अगर बात करेंगे, अनैच्छिक पेशी है ये, यानी ये अनैच्छिक पेशी है, ये क्या है, हमारे अनुसार नहीं चल सकती। और अगर ऐच्छिक पेशी की बात आ जाए तो हाथ भी ऐच्छिक है, जीभ भी ऐच्छिक है और पैर, इन सबको हम चला सकते हैं, ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं। शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है। आपकी शरीर अगर इंजन के रूप में समझ लिया जाए तो हमारे शरीर में पंप का काम कौन कार्य कर रहा है, ये बताइए। हृदय कर रहा है, यकृत कर रहा है, अग्नाशय कर रहा है या फेफड़े कर रहे हैं, बताइए क्या करेंगे। पंप का कार्य कौन करेगा, तो पंप का कार्य जो करेगा वो करेगा आपका हृदय। हृदय क्या कर रहा है, हमारे शरीर को सभी में ब्लड जो पहुंचा रहा है पंपिंग द्वारा, यही तो चलता है हृदय, तभी तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है। तो पंप का कार्य अगर पूछा जाए तो हृदय काम करता है, ठीक है। अगले देखिए, अगला 23वां क्वेश्चन है, रुधिर शोधन का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रुधिर शोधन का कार्य यानी रुधिर को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है। रुधिर को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग कर रहा है, ये आपके बारे में पूछा गया है। यकृत करता है, वृक्क करता है, धमनियाँ करती हैं या हृदय करता है। तो जो आपका रुधिर है उसको शुद्ध कौन कर रहा है, बताइए। धमनियाँ करती हैं, यकृत कर रहा है या वृक्क कर रहा है या हृदय कर रहा है। तो 23 का कौन सा होगा, तो 23 का आपका होगा डी, यानी हृदय को मतलब रक्त को शुद्ध कौन कर रहा है, हृदय, ठीक है। अगला देखिए, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं कौन सी हैं, धमनी हैं, सिराएँ हैं, नलिकाएं हैं या नसें हैं। तो 24 का कौन सा सही होगा, तो ये होती हैं सिराएँ। सिराएँ जो है अशुद्ध रुधिर को दिल तक पहुंचाती हैं, हृदय तक पहुंचाती हैं, और धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त को लेकर के क्या है हमारे शरीर में लेकर के जाती हैं शुद्ध रुधिर को, और सिराएँ जो हैं वो अशुद्ध रुधिर को लेकर जाती हैं। लेकिन क्या है इसमें कुछ चीज़ और भी हैं, इसमें जो पल्मोनरी धमनी एक चीज़ होती है, क्या है, पल्मोनरी धमनी जो है वो क्या है अशुद्ध रुधिर को लेकर के जाती है। इसमें भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। इसमें देखिए क्या चीज़ कन्फ्यूजन है, यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, यहाँ देख लीजिए। मान लो ये जो हमारा हृदय हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हमारा हृदय हो गया। अब हृदय को हमने 4 भागों में बांट लिया, ठीक। 4 भागों में ये हमारा क्या हो गया, ये आपका दाहिना आलिंद हो गया, क्या हो गया, दायां आलिंद, क्या हो गया, दायां आलिंद हो गया, ठीक है, दायां आलिंद। और ये आपका हो गया बायां आलिंद, कौन सा हो गया, बायां आलिंद, ठीक है। और ये आपका हो गया बायां निलय, बायां निलय हो गया। और ये हो गया दायां निलय, ठीक है, दायां निलय, ठीक। 4 भाग हो गए आपके हृदय के। अब जो यहाँ से हृदय हमारा जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ आ रहा है, अशुद्ध रुधिर शरीर से आ रहा है किसमें, दायां आलिंद में। किसमें आ रहा है, इस भाग में। अब इस भाग से कहाँ पहुँचेगा वो, यहाँ पर 3 ट्राइकस्पिड बॉल होता है, यहाँ क्या होता है, ट्राइकस्पिड बॉल होता है यहाँ पर। और ट्राइकस्पिड बॉल से पहुँचेगा आपका दाएं निलय में, और दाएं निलय से जो पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी, ठीक है, वो कहाँ लेकर जाती है, फेफड़ों में। कहाँ लेकर जा रही है, लंग्स में, ये फेफड़ों में लेकर जाती है। और फेफड़ों में पल्मोनरी धमनी, ये कौन सी है, पल्मोनरी धमनी। तभी तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया ना कि धमनी का नाम आ जाता तो कहेंगे शुद्ध लेके जाती, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध रुधिर है। ये जो अशुद्ध रुधिर है वो फेफड़ों में लेके जा रही है, यहाँ पल्मोनरी धमनी हो गई, ठीक है। और जब यहाँ फेफड़े शुद्ध कर लेते हैं, और जब यहाँ से शुद्ध होकर के जब लेकर के आती है ये दाएं मतलब बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर जो लेकर के आती हैं, वो धमनियाँ कौन सी होती हैं, वो होती हैं आपकी पल्मोनरी सिराएँ। कौन सी होती हैं, पल्मोनरी सिराएँ। अब देखिए ये शुद्ध लेकर के आ रही है, पल्मोनरी सिरा कहला रही है। ये क्या है, पल्मोनरी धमनी कहला रही है, अशुद्ध लेकर के जा रही है। यही आपका क्या है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है।
इसको याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगले देखिए, अगला क्या है, अशुद्ध रुधिर को पहुंचाने वाली नलिकाएं। मैंने बताया ना अभी, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। 24 का कौन सा होगा आपका, बी होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। तो इसमें क्या होगा, ये धमनी होगी। कौन सी होगी, धमनी। वैसे तो आपको याद रखना है कि सिराएं और धमनी, सिराएं अशुद्ध रुधिर लेकर आती हैं और शुद्ध रुधिर धमनी लेकर जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है आपकी हृदय से फेफड़े में पहुंचाती है अशुद्ध रुधिर को, और शुद्ध रुधिर को लेकर के आती है वो पल्मोनरी सिरा होती है, वो कहाँ पर, फेफड़ों से हृदय में लेकर आती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगले देखिए, अगला है रक्त में अनुमानतः कितना पानी होता है। रक्त में अनुमानतः कितना पानी होता है, 10% या मतलब 40%, 60% या 90%। तो रक्त में कितना होगा, रक्त में होता है आपका अनुमानतः कितना होगा बताइए। तो 26 का होगा डी, कितना है आपका, 90% पानी है, ठीक है, रक्त में। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि हमारे रक्त में ठोस रक्त कितना है, प्लाज्मा कितना है, तो आपका 45% तो आपका ठोस है और 55% इसमें प्लाज्मा भाग होता है। और इस 55% प्लाज्मा में ही 90% पानी होता है, और वो 90% पानी होता है और 10% और खनिज चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। अगले देखिए, सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का भार कितना होता है। सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का भार कितना होता है, 250 ग्राम होता है क्या, या 220 ग्राम, 300 ग्राम या 325 ग्राम। सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का जो भार होता है वो होता है आपका कितना, 250 ग्राम, ठीक है। अगला देखिए, सामान्यतः पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है। सामान्यतः पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है, 220 ग्राम या 275 ग्राम या 200 या 300 ग्राम या 325 ग्राम। तो कितना होगा, पुरुषों के हृदय का भार पूछा गया है अब, तो 28 का जो होगा वो होगा सी, यानी 300 ग्राम। अगर स्त्रियों को पूछा जाए तो 200 ग्राम होता है, 250 ग्राम यानी 250 ग्राम, और पुरुषों में अगर हृदय का भार पूछा जाएगा तो होगा 300 ग्राम। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा गृहीत 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है। मतलब मानव शरीर द्वारा 75% जो ग्रहण की जाती है ऑक्सीजन, उसका 75% उपयोग कौन सा अंग कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। फेफड़े करते हैं, हृदय करता है, यकृत करता है या वृक्क करती हैं। तो 29 का कौन सा होगा, तो 29 का कौन सा होगा बताइए। आपका 29 का होगा बी, कौन करता है, हृदय। हृदय आपका 75% ऑक्सीजन का उपयोग करता है जो आपका मानव शरीर में हमारे ली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है, 16 बार, 20 बार, 37 बार या 72 बार। तो स्पंदन की जो संख्या होगी वो होगी आपकी कितनी, 72 बार। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त में विद्यमान नहीं होता है। रक्त में ऐसी कौन सी चीज़ है जो विद्यमान नहीं होती, रक्त में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनमें से नहीं होती, वो पूछी जा रही है, ठीक है। प्लाज्मा नहीं होता, लाल रक्त कणिकाएँ नहीं होती, श्वेत रक्त कणिकाएँ नहीं होती या ग्लाइकोजन नहीं होता। तो 31 का कौन सा होगा, यानी रक्त में प्लाज्मा भी पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाएँ भी पाई जाती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएँ भी पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, रक्त में पाई जाती हैं आपके, लेकिन ग्लाइकोजन जो है रक्त में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में सहायता करती है। रक्त को जमाने में क्या सहायता करती है बताइए। रक्त को जमाने में क्या, प्लाज्मा सहायता करेगी, लाल रक्त कणिकाएँ सहायता करेंगी, श्वेत रक्त कणिकाएँ सहायता करेंगे, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका, रक्त को जमाने में कौन सहायक होता है। तो रक्त को जमाने में जो सहायता करती है वो होता है आपका प्लाज्मा। क्या करता है, रक्त को जमाने में क्या कार्य करेगा, प्लाज्मा आपकी सहायता करता है रक्त को जमाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है, विकिरण के कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है या गोल होने के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग पूछा जा रहा है।
लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए किसके कारण होता है? तो 33 का होगा आपका सी, यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो है लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत में होता है, फेफड़ों में होता है, हृदय में होता है, या अस्थि मज्जा में होता है? बताइए कहाँ होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? आपका अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका डी सही होगा 34 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं में या आरबीसी मुख्य कार्य है। लाल रक्त कणिकाओं का या आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाओं या ऑक्सीजन का मुख्य कार्य, वो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन होना, तापमान नियंत्रित करना, रोगों से बचाव, या रक्त का थक्का जमाना। जो आरबीसी का कार्य है वो क्या है? बताइए, आरबीसी का कार्य बताइए। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ढोना, यानी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो हमारी आरबीसी पर पहुंचाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है इसमें पूछा गया है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की बात हो रही है, इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, रोगों से बचाव, तापमान नियंत्रण, या ऑक्सीजन ढोना। तो इसका जो कार्य होगा वो होगा आपका बी, यानी रोगों से बचाव। ठीक है, रोगों से जो बचाव करती है वो करती है हमारी कौन? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है, यानी छोटी आंत की लंबाई बताइए। 15 फुट होती है, 18 फुट होती है, या 22 फुट होती है, या 25 फुट होती है? तो छोटी आंत की जो लंबाई होगी वो कितनी होती है बताइए? 15 फुट, या 18 फुट, या 22 फुट, या 25 फुट? कितनी होती है छोटी आंत की लंबाई? तो छोटी आंत की जो लंबाई होगी वो होती है आपकी 22 फुट। कितनी होती है? 22 फुट लंबाई होती है छोटे आंत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस भोजन विलय होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस भोजन विलय होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये? यकृत में होते हैं, आमाशय में होते हैं, छोटी आंत में होते हैं, या लार ग्रंथियों से होते हैं? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन कहाँ पर मिलता है भोजन में, ये बात हो रही है। कहाँ पर विलय होता है इनका? तो वो होता है आपका आमाशय में। कहाँ होता है? आमाशय में ये मिलते हैं जाकर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त का निर्माण क्या है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? अब पूछा गया है पित्त का निर्माण कहाँ हो रहा है, पित्त कहाँ पर बनता है, निर्माण की बात हो रही है ये। तो बन कहाँ पर रहा है ये? आमाशय में बन रहा है, छोटी आंत में बन रहा है, यकृत में बन रहा है, या मुंह में बन रहा है, मुख में बन रहा है? तो कहाँ पर बन रहा है? तो पित्त जो बनता है वो बनता है आपके यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। पित्त का जो निर्माण है वो कहाँ हो रहा है? यकृत के अंदर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यकृत का भार कितना होता है? अब पूछा गया है क्या है? यकृत का जो भार है वो पूछा गया है, यानी यकृत का जो भार है वो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है, 2 किलोग्राम होता है, या 2.5 किलोग्राम होता है, या होता है 3 किलोग्राम? तो इसका अगर भार पूछा जाएगा यकृत का तो कितना होगा बताइए? तो इसका जो भार है वो है आपका दिया हुआ 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम का आपका भार होता है यकृत का। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेगा? 10 से 12 बार, या 12 से 14 बार, या 14 से 16 बार, या 16 से 18 बार? तो मनुष्य जो सांस लेता है 1 मिनट में वो लेता है आपका कितना? 16 से 20 बार। 16 से लेकर के 20 बार जो है मनुष्य सांस लेता है 1 मिनट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं में कितने जोड़े होते हैं? मस्तिष्कीय जो तंत्रिकाएँ होती हैं उसके कितने जोड़े हैं? 10 जोड़े हैं, 12 जोड़े हैं, 31 जोड़े हैं, या 44 जोड़े हैं? तो 42 का कौन सा सही होगा? तो 42 का जो सही होगा वो होगा 12 जोड़े। मस्तिष्क तंत्रिकाओं में 12 जोड़े होती हैं। कितनी होती हैं मस्तिष्क तंत्रिकाएँ? 12 जोड़ी मस्तिष्क तंत्रिकाएँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? मेरु तंत्रिकाओं की बात हो रही है, अभी मस्तिष्क की बात हुई थी, अब मेरु तंत्रिका।
तो मेरु तंत्रिका के जोड़े कितने होते हैं? 21 जोड़े होते हैं, 26 जोड़े होते हैं, 31 जोड़े होते हैं या 44 जोड़े होते हैं? कितने होते हैं बताइए? तो कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये है आपका 43। तो 43 में होगा आपका कितना? 31। कितने होते हैं? सी इसका सही होगा। मेरु तंत्रिकाओं में कितने जोड़े होते हैं? 31 जोड़े होते हैं मेरु तंत्रिकाओं के। ठीक है। अगला देखिए, मस्तिष्क का भार लगभग होता है। 44वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का भार लगभग होता है, कितना होता है? 40 औंस, 41 औंस, 44 औंस या 27 औंस? तो मस्तिष्क के दिमाग के वजन की बात हो रही है। तो 44 का आपका कौन सा होगा? 44 का होगा आपका ए। कितना होता है? 44 औंस। कितना होता है? 40 औंस होता है मस्तिष्क का वजन लगभग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? स्त्री गर्भाशय अपने समान आयाम और आकार से कितना अधिक विस्तार पा सकता है? स्त्री गर्भाशय कितना आकार पा सकता है, कितना वृद्धि कर लेता है? तो 100 गुना की वृद्धि करता है, 400 गुना वृद्धि करता है, 700 गुना वृद्धि करता है या 900 गुना? तो ये स्त्री गर्भाशय जो है वो कितना? 900 गुना करीब वृद्धि कर लेता है अपने आकार से। ठीक है। अगला देखिए, और अगर इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जाएगी तो कितनी होगी? लंबाई होगी 3 इंच और अगर चौड़ाई पूछी जाएगी वो 2 इंच होती है स्त्री गर्भाशय। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, शरीर की सभी ग्रंथियों का संचालन और निर्देशन किस ग्रंथि द्वारा होता है? शरीर की सभी ग्रंथियों का संचालन और निर्देशन किस ग्रंथि द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, थाइमस ग्रंथि द्वारा या अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा? तो कौन सा होगा? 46 का। 46 का होगा आपका ए, यानी ये सब कार्य कौन करता है? पीयूष ग्रंथि शरीर में संचालन करता है ग्रंथियों का और निर्देशन देता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ रही है? ये देखिए, पीयूष ग्रंथि बढ़ जाती है या थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है या थाइमस ग्रंथि बढ़ जाती है या पीनियल ग्रंथि बढ़ जाती है? आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ जाती है। थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और थायराइड के बढ़ने से क्या होता है? आपको घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? घेंगा रोग। जो मनुष्य के गले में हो जाता है वो घेंगा रोग। ठीक है। जो आयोडीन की कमी से होता है वो थायराइड ग्रंथि के वृद्धि से ही होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी होती है? युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है कि थायराइड ग्रंथि है? तो युवावस्था के लिए उत्तरदायी कौन सी ग्रंथि होगी बताइए, कौन सी होगी? तो 48 का जो होगा वो होगा आपका ए। 48 कौन सा होगा? थाइमस। कौन सी होती है? युवावस्था के लिए उत्तरदायी जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी थाइमस ग्रंथि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एड्रीनलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? कौन सी ग्रंथि से स्रावित हो रहा है? थाइमस से, पीनियल से, पीयूष से या अधिवृक्क से? एड्रीनल नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से या अधिवृक्क से? तो 49 का कौन सा सही होगा? तो 49 का होगा आपका डी। किससे होती है ये? अधिवृक्क से। कौन सी होती है? अधिवृक्क से। एड्रीनल जो नामक हार्मोन होता है वो क्या करता है? अधिवृक्क से बनता है, इस अधिवृक्क ग्रंथि में बनता है और ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करता है। एड्रीनल जो होता है वो आपके रक्तचाप को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। अगला देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अब इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित हो रहा है ये देखिए, पैनक्रियाज से, अधिवृक्क से या पीनियल से या पीयूष से? इंसुलिन किससे स्रावित होता है? 50 का आपका कौन सा होगा? ए। यानी इंसुलिन जो होता है वो आपका पैनक्रियाज से होता है। इंसुलिन का स्रावित जो कहाँ से होता है? पैनक्रियाज ग्रंथि से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा होगा? आपका क्या होगा? एनीमिया होगी या बेरी होगा
या गलगंड होगा या मधुमेह होगा। तो इंसुलिन की जो कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है आपका मधुमेह। मधुमेह मतलब जिसे शुगर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, शुगर भी कहते हैं। तो शुगर जो बढ़ जाता है वो आपका किससे होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन है, थकान के समय मांसपेशियों में जमा हो जाता है। थकान के समय में मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है बताइए। दुग्धाम्ल जमा होता है, इंसुलिन जमा होता है, अपशिष्ट जल होता है, या ऑक्सीजन जमा हो जाता है। तो थकान के समय कौन सा होगा, ए सही है, बी सही है, डी सही है, या सी सही है। तो थकान के समय जो मांसपेशियों में जमता है उसे कहते हैं दुग्धाम्ल। क्या कहते हैं उसे, दुग्धाम्ल कहते हैं, जो हमारे मांसपेशियों में जम जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, थकान के समय यकृत और मांसपेशियों में कमी हो जाती है। जिस समय हमारा शरीर थकान महसूस करता है उस समय यकृत और मांसपेशियों में क्या कमी हो जाती है, ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, कि उपर्युक्त सभी की हो जाती है। बताइए क्या होगा, काय की कमी होगी। तो देखिए, इसमें थकान के समय यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की कमी भी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी, और ऊर्जा की कमी भी हो जाएगी। इसका मतलब इसका होगा उपर्युक्त सभी, यानी इन सब की कमी हो जाती है शरीर में थकान के समय। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पुरुषों के फेफड़ों का भार कितना होता है। फेफड़ों के भार की बात आ रही है। मनुष्य के फेफड़ों का भार कितना होता है, 1100 ग्राम, 900 ग्राम, 950 ग्राम, या 1250 ग्राम। तो सामान्यतः पुरुषों में फेफड़ों का जो भार होता है वो कौन सा होगा, वो होगा 1100 ग्राम। कितना होता है, 1100 ग्राम होता है मनुष्य के हृदय का वो फेफड़ों का भार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः महिलाओं के फेफड़ों का भार कितना होता है। अब महिलाओं के फेफड़ों की बात आ रही है। महिलाओं के फेफड़ों का भार कितना होता है, 1100 ग्राम होगा, या 900 ग्राम होगा, 950 ग्राम होगा, या 800 ग्राम होगा। तो 55 का कौन सा होगा, 55 का होगा बी, यानी अगर महिलाओं के फेफड़ों की बात आ जाए तो उसका भार होता है आपका 900 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं ये पूछा गया है। 10 प्रकार के, या 22 प्रकार के, या 11 प्रकार के, या 15 प्रकार के। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 56 का कौन सा सही होगा, 56 का आपका होगा बी, यानी मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड की पूरी होती है। एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है ये पूछा गया है। 30 से 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, या आपकी होती है 8 सेकंड में। तो एक बार की जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो करीब 5 सेकंड में पूरी हो जाती है। ठीक है, कितने में होती है, एक बार की जो प्रक्रिया सांस लेने 5 सेकंड में पूरी हो जाती है। ठीक है, 57 का आपका सी सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं की कितनी ऑक्सीजन देता है। यानी जो हमारा रुधिर है वो मानव शरीर को कितनी प्रतिदिन वो दे रहा है, ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन सम्मान करता है हमारे शरीर के लिए। यह 250 लीटर करता है, 400 से 450 लीटर, या 350 लीटर, या 200 लीटर। तो रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऊर्जा वो ऑक्सीजन दे रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। तो 58 का होगा आपका सी, 350 लीटर मतलब ऑक्सीजन हमारे शरीर को पहुंचाता है प्रतिदिन रुधिर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करता है। अब ये देख लीजिए, मनुष्य के हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करता है। कौन सा यंत्र प्रयोग करता है, स्टेथोस्कोप, या स्टेनोस्कोप, या स्ट्रोकोस्कोप, या हाइड्रोमीटर। कौन सा होगा ये, 59 का आपका कौन सा सही है बताइए। 59 का होगा, कौन सा होगा, स्टेथोस्कोप। यानी आपका हृदय और फेफड़े की जो आवाज़ सुनने के लिए कौन सी स्टेथोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है डॉक्टर को। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। मनुष्य के हृदय को धड़कने में एक बार कितना समय लगता है, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, या 1 सेकेंड।
तो एक बार धड़कने में जो समय लगेगा वो लगेगा आपको 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड मनुष्य के हृदय को धड़कने में लगता है एक बार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजनन संबंधी सूचनाएं इकट्ठी होती हैं। प्रजनन संबंधी जो सूचनाएं हैं वो कहाँ पर इकट्ठी होती हैं? आपकी आरएनए में होती हैं, डीएनए में होती हैं, तंत्र में होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रजनन संबंधी जो सूचनाएं इकट्ठी होती हैं वो आपकी होती हैं किसमें? डीएनए में। किसमें होती हैं? डीएनए में। आपका कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डेटाइल्ड मांसपेशियाँ शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? डेटाइल्ड मांसपेशियाँ शरीर के किस भाग में पाई जाएंगी? पैरों में, गर्दन में, कंधे में, या भुजाओं में? 62 का कौन सा सही होगा? तो 62 का आपका होगा सही सी, ये कंधे में पाई जाती हैं डेटाइल्ड मांसपेशियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पैक्टोलियास मेजर मांसपेशी। पैक्टोलियास मेजर मांसपेशी शरीर के किस स्थान पर होती है? पैक्टोलियास मेजर मांसपेशी शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है? श्वसन तंत्र में, पाचन तंत्र में, विसर्जन तंत्र में, या तंत्रिका तंत्र में? तो 63 का आपको कौन सा होगा? 63 का होगा ए सही, यानी ये श्वसन तंत्र में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, फेफड़े निम्नलिखित में से किस प्रणाली के भाग हैं? फेफड़े जो हैं कौन सी प्रणाली के भाग हैं? श्वसन तंत्र के भाग हैं, पाचन तंत्र के भाग हैं, विसर्जन तंत्र के भाग हैं, या तंत्रिका तंत्र के? तो फेफड़े जो हैं वो आपके हैं श्वसन तंत्र का भाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि की बात, हड्डी की बात हो रही है। अस्थि का मतलब हड्डी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है आपकी? एटलस है, एडना है, फीमर है, या स्टेपीज है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि की बात हो जाए लंबी की, तो उसका नाम है फीमर, और ये पाई जाती है जांघ में, ये भी पूछ लिया जाता है। और सबसे छोटी भी पूछ ली जाती है, सबसे छोटी का नाम है स्टेपीज है, और ये पाई जाती है आपकी कान में। ये आपकी जांघ में पाई जाएगी। कहाँ? जांघ में। और ये आपकी कान में पाई जाती है। ये सबसे छोटी है ये वाली, और ये आपकी सबसे बड़ी है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर की लंबाई कितनी होती है? अब फीमर की लंबाई पूछी जा रही। क्या फीमर जो अस्थि सबसे लंबी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, या 52 सेंटीमीटर? तो आपका कौन सा है आपका क्वेश्चन? आपका है 66वां। तो 66 का आपका होगा ए, यानी 48 सेंटीमीटर। जो फीमर की लंबाई है फीमर हड्डी की 48 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? कौन सा अंग है जो मनुष्य के शरीर में जल संतुलन बना के रखता है? वृक्क बना के रखता है, हृदय बना के रखता है, यकृत बना के रखता है, या फेफड़े? तो 67 का कौन सा सही होगा? 67 का आपका होगा ए, यानी वृक्क या गुर्दा जिसे कहते हैं। ये हमारे शरीर में जो है जल का संतुलन बना करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संधियों जोड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं? संधियाँ जो होती हैं ना, जोड़, हड्डियों के जोड़ों की बात हो रही है, संधि उसे कहते हैं। तो संधियों या जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, आर्थोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहेंगे इसे? तो 68 का आपका होगा कौन सा? ए, इसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा है? वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे 2 हिस्सों में बांटता है। वह अक्ष कौन सा है जो मनुष्य के शरीर को ऊपर और नीचे 2 भागों में बांटता है? क्या होगा उसका? हॉरिजॉन्टल अक्ष, या फ्रंटल अक्ष, या वर्टिकल अक्ष, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा अक्ष होगा? तो 69 का आपको कौन सा होगा? 69 का होगा ए, हॉरिजॉन्टल अक्ष। कौन सा है? हॉरिजॉन्टल अक्ष जो होता है वो मनुष्य के शरीर को ऊपर और नीचे 2 भागों में बांट देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 70वां, वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे और पीछे 2 भागों में बांटता है। मनुष्य के शरीर को आगे और पीछे 2 भागों में बांटेगा, वो कौन सा अक्ष होगा? वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, फ्रंटल अक्ष होगा, इनमें से कोई नहीं?
तो वो आपका 70 में कौन सा होगा, 70 का होगा सी। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल। कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल अक्ष होता है, ठीक है। 70 का आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव का रुधिर होता है, एक स्वस्थ मानव का रुधिर होता है कैसा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा या गहरे रंग का होगा। कैसा होता है मनुष्य का रुधिर, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, उदासीन या गहरे रंग का, ठीक है। तो 71 का आपका होगा ए, ये होता है क्षारीय। कैसा होता है, मानव शरीर का जो रक्त होता है वो होता है आपका क्षारीय। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है इसका, मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है, मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है, मानव शरीर का ताप नियंत्रण क्या करता है, मेरुरज्जु, पाथलेम्स या पिट्यूटरी या यकृत। मानव शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रण में कौन करता है, 72 का कौन सा होगा, 72 का होगा बी, हाइपोथैलेमस जो है वो मानव शरीर के क्या है तापमान को नियंत्रण करता है, ठीक है। ये 72 क्वेश्चन जो होते हैं वो शरीर संरचना से संबंधित थे, ये क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो दोस्तों में शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछले जितनी वीडियो बन चुकी हैं वो सब आपको मिलती रहे। धन्यवाद।